हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। लास्ट कुछ दिनों से इजराइल और गाजा के बीच एक तरीके से क्लैश या फिर एक वॉर देखने को मिला था, जहां पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े रॉकेट्स दाग रहे थे। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला और फाइनली दोनों के बीच अभी सीज फायर एग्रीमेंट अनाउंस हो चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये नेशनल हेराल्ड का आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है हमास ऑफिशियली सीज विक्ट्री इन ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ पे बेसिकली जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है हमास, उसका कहना ये है कि इजराइल्स डिक्लेरेशन ऑफ ए सीज फायर रिप्रेजेंट ए डिफीट फॉर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड ए विक्ट्री टू द पैलेस्टीनियन पीपल। सो इसी वीडियो के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से देशों के प्रेशर में आके इजराइल इस सीज फायर को डिक्लेयर करती है। साथ ही ये जो सीज फायर डिक्लेयर किया गया है, क्या सही मायने में ये दोनों के अंदर क्लैश को रोक देगा या फिर आने वाले समय में फिर इस तरीके का क्लैश देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों हमास ये जो सीज फायर डिक्लेयर किया गया है इजराइल के थ्रू, इससे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की हार हुई है और जो हमास के पैलेस्टीनियन है उनकी विक्ट्री हुई है। साथ ही और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। इजराइल और हमास लास्ट 11 दिनों के अंदर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा क्लैश या फिर एक वॉर देखने को मिला था, जहां पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े रॉकेट्स दागे हैं और फाइनली इन दोनों के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हो चुकी है बेसिकली इजिप्ट के मेडिएशन से। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बेसिकली इस सीज फायर को डिक्लेयर किया है। और ऐसा नहीं है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये अकेले ने लिया है, बल्कि इस डिसीजन को यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गया है। ये जो प्रपोजल था ये बेसिकली इजिप्ट के थ्रू था और इसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि खाली इजिप्ट के मेडिएशन से ये सीज फायर एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इसके साथ और भी कई सारे देशों से लगातार जो प्रेशर बन रहे थे इजराइल के ऊपर, इसी वजह से ही इस सीज फायर को इजराइल के थ्रू एक्सेप्ट किया गया है। सो सबसे पहले आता है यूएस। अगर यूएस की बात करें तो लास्ट इस 11 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट्स आए हैं कि जो बिडेन बेसिकली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 6 से 7 बार बात किए हैं और कहीं ना कहीं यूएस लगातार इजराइल के ऊपर ये प्रेशर बना रही थी कि इजराइल सीज फायर की तरफ मूव करे। साथ ही जो दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, बहुत सारे अरब कंट्रीज हो गए, जॉर्डन हो गया, इन सभी यूएन में भी बेसिकली इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें चली, डिस्कशन हुए और यही बात बोला गया कि इजराइल को सीज फायर की तरफ मूव करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर इतने सारे देशों से जो प्रेशर होने के कारण कहीं ना कहीं इजराइल इस सीज फायर की तरफ मूव किया। सो इसी 11 दिन के अंदर जो क्लैश हुए हैं इसी के थ्रू लगभग 232 लोगों की जान चली गई है, जिसमें लगभग 100 महिलाएं और बच्चे इसमें मौजूद थे। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बेसिकली हमास के हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू जारी की गई है। हालांकि इजराइल इसको ये बोलती है कि इसमें लगभग 150 मिलिटेंट्स की जान चली गई है। साथ ही इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल में लगभग 12 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 बच्चे थे और एक इंडियन ओरिजिन की महिला थी जो कि वहाँ पे नर्स के काम कर रही थी, उनकी भी जान चली गई है। तो ये तो बात हो गया कैजुअलिटीज की। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये क्लैश क्यों शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो आप इस मैप को समझिए। इस मैप के थ्रू हम पहले ये देखते हैं कि आखिर ये जो इजराइल है ये इजराइल है कहाँ। सो बेसिकली इजराइल एक मिडिल ईस्ट कंट्री में आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है ये बेसिकली इजराइल कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक लगभग। तो इसके जो नॉर्थ में है यहाँ पे लेबनान है और इसी के साउथ की तरफ देख सकते हैं इजिप्ट मौजूद है, इसके ईस्ट की तरफ जॉर्डन है और नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए इस तरफ सीरिया है और इसी जॉर्डन के नीचे सऊदी अरेबिया आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डॉट डॉट लाइन है ये वाला, ये बेसिकली कहलाता है वेस्ट बैंक और यहाँ पे मौजूद है गाज़ा या फिर गाजा स्ट्रिप। तो बेसिकली ये जो गाज़ा है यहाँ पे हमास जो कि एक बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप है वो यहाँ पे गवर्न करती है, एक तरीके से मिलिटेंट ग्रुप स्लैश पॉलिटिकल ग्रुप भी आप बोल सकते हैं। सो ये जो हमास है ये बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज के थ्रू इसको एक मिलिटेंट ग्रुप की दर्जा मिली है, जैसे कि इजराइल हो गया, यूएस हो गया,
इवन यूएन भी इसको एक मिलिटेंट ग्रुप की दर्जा दी हुई है। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे कि कुछ अरब कंट्रीज हो गए, चाइना हो गया, वो लोग बेसिकली हमास को एक मिलिटेंट ग्रुप की दर्जा नहीं देते हैं, एक नॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुप के दर्जे से देखते हैं। सो अभी जो क्लैश बेसिकली देखने को मिला है, ये बेसिकली इसी वेस्ट बैंक इलाके में देखने को मिला है। तो सबसे पहले इसको और थोड़ा जूम इन करके समझते हैं कि एक्चुअल में जो क्लैश हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये यहाँ से शुरू होता है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, इस तरीके से। तो इसको बेसिकली बोला जाता है वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे जो डीप ग्रीन कलर है, ये जो एरिया सब है बेसिकली, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो एरिया है ये बेसिकली पैलेस्टीनियन लोग ऑक्युपाई करके रखे हैं, या फिर यहाँ पे पैलेस्टीनियन गवर्नेंस चलती है। ये हो गया, ये हो गया, ये इलाका, ये इलाका, जितने भी डीप ग्रीन इलाके हैं ये बेसिकली पैलेस्टीनियन लोग ही ऑक्युपाई करके रखे हैं। ऐसे ही और एक कलर आप देख सकते हैं जहाँ पे ये जो एरिया है जो लाइट पिंक में आता है, जो बेसिकली इस इन एरिया के बीच बीच में भी फंसा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली इजराइल की गवर्नेंस चलती है, या फिर ये इजराइल लोगों के थ्रू ये ऑक्युपाई है। तो आप समझ सकते हैं आज के टाइम में भी एक एरिया में इस तरीके का हालत है, जहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं फ़लस्तीन में हूँ। यहाँ से जब आप थोड़ा-सा बाहर निकल जाएँगे फिर आप बोलेंगे मैं इज़राइल में हूँ। फिर अगर आप यहाँ पे फिर यहाँ आ जाते हैं तो आप बोलेंगे मैं फ़लस्तीन में आ गया हूँ। तो इस तरीके का नज़ारा बहुत ही कम या फिर कहीं और तो देखने को ही नहीं मिलता है। यहाँ पे और एक कलर आप देख सकते हैं, एक लाइट ग्रीन भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो मिक्स्ड गवर्नेंस या फिर एक डिस्प्यूटेड जो उस टाइप के एरिया हैं जहाँ पे दोनों का ही डोमिनेंस चलता हो। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं ये है जेरूसलम। सो बेसिकली जितने भी क्लैश देखने को मिल रहा था उसका जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो बेसिकली जेरूसलम ही है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जितने भी क्लैशेस होते रहते हैं इसराइल और पैलेस्तीन के बीच, ये बेसिकली इस जेरूसलम इलाके की वजह से ही होते हैं। अब इसी के साथ जो गाज़ा है बेसिकली यहाँ से वेस्ट बैंक से थोड़ा दूर है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है। और यहाँ का जो कलर है ये बेसिकली डीप ग्रीन है। मीन्स ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे पूरी तरीके से फ़लस्तीन की गवर्नेंस चलती है, जो कि है हमास, जो हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब ये जो गाजा है बेसिकली इसके एक बाउंड्री को इजिप्ट रोक के रखा है और बाकी जो इलाके हैं उसको बेसिकली इसराइल ही रोक के रखा है। एक तरीके से पूरा बॉर्डर बना के यहाँ पे रखा गया है। अब बात उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जेरूसलम में कि जिसके तहत सभी जितने भी क्लैश हो रहे हैं बेसिकली इसी एरिया के ऊपर ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं और थोड़ा जूम इन करूँगा तो आप देख सकते हैं जो जेरूसलम है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये जो पूरा है। तो यहाँ पे आप दो नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो है ओल्ड सिटी और एक है शेख जर्रा। सो बेसिकली जेरूसलम एक ऐसा जगह है जहाँ पे तीन रिलीजन के लोग इसको क्लेम करते हैं। एक हो गया जूइस, दूसरा है क्रिश्चियन और तीसरा है इस्लाम। एक्चुअल में तीनों ही धर्म का कुछ ना कुछ लिंक इसी जेरूसलम से है, जिसके तहत तीनों ही रिलीजन के लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं और अपना दावा ये बताते हैं कि जेरूसलम हमारे रिलीजन से कनेक्टेड है। अब बात ये उठता है कि यहाँ पे जो ओल्ड सिटी है उसी के ही पास में शेख जर्रा है। तो यहाँ पे जो शेख जर्रा है बेसिकली यहीं पे ही कुछ पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, जहाँ पे अब जो इसराइल के जो जूइस हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो एरिया था ये बेसिकली उन लोगों का है और यहाँ से मीन्स शेख जर्रा से ये जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज हैं उनको हटाया जा रहा है। और जो भी क्लैश हुआ है बेसिकली इसी मुद्दे से ही शुरू हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे तो जो टेंशन है ये बेसिकली इसराइल और पैलेस्टीनियन के बीच आम बात है, आए दिन ये जो टेंशन्स होते रहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं बेसिकली ये तीन जगहों पर ही टिका हुआ है, जैसे कि ईस्ट जेरूसलम, गाजा और वेस्ट बैंक। सो बेसिकली ये जो शेख जर्रा है जो कि द वॉल्स ऑफ द ओल्ड सिटीज़ के नाइबरहुड या फिर आउटसाइड में ही है, यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग रहते थे उनको थ्रेटन किया जा रहा है और उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, जो भी पैलेस्टीनियन फैमिलीज हैं। और उनका ये दावा है कि यहाँ पे पहले इजरायली जूइस रहते थे और ये जो एरिया है ये बेसिकली उन्हीं इजरायली जूइस का है और उनका ही हक है। अब ये मामला की वजह से कहीं ना कहीं मई 7 को
एक तरीके से जो भी पैलेस्टीनियन लोग थे उनके तरफ से एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे बाद में फिर पुलिस वहाँ पे इंटरफेयर करती है और वहाँ पे लोगों को खदेड़ती है। अब मामला ये था कि ये जो मामला है ये बेसिकली इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच गया है, जहाँ पे इसको शेख जर्रा केस से जाना जाता है और इसका जो हियरिंग था ये बेसिकली मई 10 को होना था, लेकिन जो इज़राइल के अटॉर्नी जनरल हैं बेसिकली उनके थ्रू यहाँ पे डिले की मांग किया जाता है और कहीं ना कहीं ये डिले की वजह से और ज़्यादा ये मामला क्रिटिकल हो जाता है। तो यहाँ पे जो इज़राइल के जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नाहला सिमन, या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो इज़राइल के अंदर जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है नाहला सिमन, उनका ये कहना है कि 1970 में जो लॉ पास किया गया था जिसके अंदर इज़राइल बेसिकली ईस्ट जेरूसलम के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल गेन कर लेती है। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो 1948 से पहले जो इस लैंड के जो ओनर थे वो बेसिकली जूइश फैमिलीज थे और अभी बेसिकली पैलेस्टीनियन लोग यहाँ पे एरिया को ऑक्यूपाई करके रख लिए हैं और इन सभी को यहाँ से हटाना चाहिए और जो भी प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली उन जूइश फैमिलीज को दे देना चाहिए। सो ये जो मामला था ये और ज़्यादा टेंशन हो जाता है क्योंकि ये बेसिकली मई 10 को क्या होता है, जो इज़राइल के जूइस हैं उनके थ्रू एक जेरूसलम डे प्रोसेसन निकाला जाता है, वो भी द ओल्ड सिटी ऑफ ईस्ट जेरूसलम के थ्रू। तो यहीं से ही ये मुद्दा और भड़क जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसन के थ्रू ये बोला जाता है कि बेसिकली ये जो एरिया है ये बेसिकली इज़राइल फोर्सेस के द्वारा कैप्चर किया गया था 1967 के अरब इजरायली वॉर के तहत। सो बेसिकली यहीं से ही ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब आगे ये होता है कि मई 10 को जो अल अक्सा मॉक्स है जो कि बेसिकली इस्लाम की थर्ड होलीएस्ट साइट माना जाता है मक्का मदीना के बाद। अब यहाँ पे ये होता है कि जो इजरायली पुलिस है वो डायरेक्टली इसी मॉक्स के अंदर घुस के रबर कोटेड बुलेट फायर करती है, टीयर गैस छोड़े जाते हैं, स्टन ग्रेनेड्स भी छोड़े जाते हैं, वो भी बेसिकली रमज़ान के टाइम में। सो बेसिकली यहाँ पे इज़राइल पुलिस का कहना ये था कि जो पैलेस्टीनियन हैं ये बेसिकली अल अक्सा मॉक्स के अंदर स्टोन इकट्ठा करके रखे थे या फिर पत्थर, बेसिकली जब ये प्रोसेसन जाएगा हो सकता था कि ये उनके ऊपर फेंके जाते या फिर और ज़्यादा क्लैश हो जाता। इसी वजह से ही कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए इजरायली पुलिस पहले से ही इस अल अक्सा मॉक्स के अंदर घुस के ये पहले से ही पैलेस्टीनियन लोगों को रोक देते हैं। अब इसके चलते हमास निकल के आता है और हमास ये बोलता है, बेसिकली अगर हमास की बात करें तो यहाँ पे हमास का कोई भी रिलेशन नहीं था क्योंकि ये जो बेसिकली क्लैश देखने को मिला था रमज़ान के दिन में ये बेसिकली वेस्ट बैंक में देखने को मिला था। लेकिन हमास इसके ऊपर आ जाता है और एक तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमास बेसिकली पैलेस्टीनियन लोगों के तरफ से है और उन लोगों को वो प्रोटेक्ट करता है। सो इसी के ऊपर फिर हमास के थ्रू एक डेडलाइन या फिर अल्टीमेटम दिया जाता है कि 10:30 तक सभी इजरायली फोर्सेस को अल अक्सा मॉक्स के पास से विड्रॉ कर देना होगा। साथ ही जो शेख जर्रा है वहां से कोई भी पैलेस्टीनियन फैमिलीज को निकाला नहीं जाएगा और इसी के कुछ देर बाद ही हमास फिर जेरूसलम के ऊपर कुछ रॉकेट्स फायर करती है और इसी के चलते ये जो मेसिव वॉर होता है वो यहीं से ही शुरू होता है जब हमास सबसे पहले जेरूसलम के ऊपर रॉकेट फायर कर देती है। अब इसके बाद आप सभी को पता है कि एक तरीके से वॉर सिचुएशन हो जाता है। एक के बाद एक हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जाते हैं इजराइल की तरफ, फिर इसके रिटालिएशन में इजराइल भी एक के बाद एक रॉकेट हमास के ऊपर छोड़े जाते हैं। सो इसी बीच हमास की तरफ से लगभग 4000 रॉकेट्स दागे गए हैं। अगर बात करें इजराइल की तो कहीं ना कहीं इजराइल भी बराबर से मुंहतोड़ जवाब देते हुए गाजा के ऊपर भी एक के बाद एक रॉकेट छोड़े जाते हैं। हालांकि अगर बात करें इजराइल की तरफ से तो इजराइल के ऊपर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिला था, लेकिन हमास के ऊपर आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। लोग घरों से दौड़ दौड़ के भाग रहे थे, शेल्टर होम की तरफ भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिला। इस दरमियान इजरायली फोर्सेस की तरफ से बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए थे उन सभी को तोड़ दिया जाता है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उस पर भी काफ़ी बड़ा चोट लगा है और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि हमास का सिचुएशन अगर गूगल मैप अगर आप देखे होंगे तो उस समय जो गूगल सैटेलाइट इमेज था वो पूरी तरीके से ब्लरी दिख रहा था। अब बात आती है कि
4000 अगर रॉकेट्स हमास ने इसराइल के ऊपर छोड़े हैं, तो इसराइल को क्यों इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आ जाता है फिर एक बार जो इसराइल के पास मौजूद है एक डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये बेसिकली इसराइल को कहीं न कहीं बहुत मदद किया। ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। जितने भी रॉकेट्स हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर दागे गए, बेसिकली इसी आयरन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के थ्रू इसको इंटरसेप्ट किया गया है। और ये जो है बेसिकली इसको इसराइल ने 2011 में इसके डिफेंस में इसको इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही इजरायली मिलिट्री का भी कहना ये है कि लगभग ये जो डोम है ये बेसिकली 90% रॉकेट्स को आसमान में ही एक तरीके से इंटरसेप्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ही इसराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जो सिविलियंस थे और जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर था इसराइल को, वो बेसिकली इसी की मदद से बचाने में सक्षम हो गया। अगर बात करें हमास की, तो इसराइल अपनी पावर दिखाते हुए वो हमास की पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कर दिया है। बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गए, इवन वहाँ का जो सिचुएशन है अभी के टाइम में बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। अगर बात करें इसी 11 दिन के क्लैश की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमास के जो मिलिटेंट ग्रुप है बेसिकली इस्लामिक जिहाद, बेसिकली इनका कहना ये है कि 20 फाइटर का जान चली गई है। हालांकि इसराइल इसको 130 क्लेम करती है, मीन्स 130 फाइटर्स की जान गई है। साथ ही जो इसराइल जो बम्बिंग किया है इसमें लगभग इसराइल के 50 स्कूलों को डैमेज पहुंची है, जिसमें लगभग 6 तो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गई है। साथ ही अगर बात करें इसकी वजह से कहीं ना कहीं 42,000 स्टूडेंट्स की एजुकेशन में दिक्कतें आ सकती है। इसी के साथ अगर बात करें तो इसराइल जो अटैक किया है इसके चलते लगभग 18 हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। साथ ही इसकी वजह से WHO ने ये कहा है कि जो भी एसेंशियल ड्रग्स है तो कहीं ना कहीं उसमें एक तरीके से कमी देखने को मिल रहा है हमास की ओर। और साथ ही ये भी रिपोर्ट आया था कि जो एक कोविड टेस्टिंग सेंटर था वो भी इसी अटैक के थ्रू वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी आप सोच सकते हैं कि हमास का हालत क्या हो गया है। बात ये है कि हमास के सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से एड की बात आ रही है। जैसे कि पहले तो जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने बेसिकली इस सीज फायर को वेलकम करते हुए उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमास में जल्दी से जल्दी कैसे रिकवर करे उस तरीके से ऐड की बात किए हैं। साथ ही यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटरेस, वो भी बेसिकली इस सीज फायर को वेलकम किए हैं। साथ ही यूएन भी आने वाले समय में हो सकता है कि हमास को फिर एक बार रिवैम्प करने के लिए मदद कर सके। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इसराइल अपने गोल को अचीव कर पाया इस अटैक के थ्रू? तो मैं बता दूं ये जो अटैक हुआ है बेसिकली इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना ये है कि एक्चुअल में हमास को डील करने के लिए इसराइल के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि इसराइल हो सकता था कि हमास को पूरी तरीके से कंक्योर कर ले, या फिर वहाँ पे एक तरीके से डेटरेंस एस्टेब्लिश कर सके। सो अब प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था कि बेसिकली गाज़ा में अब फोर्सफुल डेटरेंस हम एम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से हमास को एक ऐसा सिचुएशन में ले आए कि उसका एग्जिस्ट करना ही एक तरीके से मीनिंगलेस हो। मीन्स उसका, जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी अटैक हुआ है बेसिकली हमास को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है। एक तरीके से इसका जो इकोनॉमी था उसको तो पूरा ही डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है। जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े थे जैसे कि अल जर्रा, आप सभी को पता होगा अल जर्रा, जहाँ पे अल जजीरा जो इतना बड़ा न्यूज एजेंसी है उसका ऑफिस था, उसी बिल्डिंग को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसमें बहुत और भी सारे बड़े बड़े ऑफिस थे उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ ही जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उसको भी एक तरीके से पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो स्कूलें थी उसको भी उड़ा दिया जाता है। तो एक तरीके से अब जो गाजा बचा है अब ये पूरी तरीके से 20 साल पीछे जा चुका है। सो बेसिकली जो इसराइल का जो एम भी था कुछ इस तरीके से अटैक करना था, ना कि कंक्योर करना था। अब बात करते हैं हमास की। अगर हमास की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें कि हालांकि हो सकता है हमास को इतना ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन अगर इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि गाज़ा लगभग 4000 रॉकेट्स दागे हैं 11 दिनों में।
अगर इससे पहले जो एक बुरी तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, ये 2014 में देखने को मिला था। उस समय भी लगभग 50 दिनों के अंदर कम से कम 600 से लेकर सवा 600 के अंदर रॉकेट्स टोटल दागे गए थे। अब 11 दिनों में 4000 रॉकेट्स दागे गए हैं। हमास भी कहीं न कहीं उसकी मिलिट्री कैपेसिटी में इंक्रीज़ या फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हमास की अगर बात करें तो लगभग 1 दिन में 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। अगर ऐसे ही 2014 की अगर बात करें तो 14 में डेली लगभग 200 से भी ज़्यादा रॉकेट्स क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ से हमास ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो चुप नहीं बैठेंगे, हमारे पास भी वेपन है, हमारे पास भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं और हम दब के नहीं रहेंगे। अगर ब्रॉडर सिनारियो में देखें तो हो सकता है कि हमास के पास अभी के टाइम में मिलिट्री इक्विपमेंट में एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है इसमें जो मेन सफरर है वो कहीं ना कहीं हमास ही है। अब ये तो डिस्ट्रक्शन हो चुका है, अब बात आता है कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अगर बात करें तो ऐसा जो सीज फायर हुआ है ये बेसिकली 2014 में भी देखने को मिला था। जब 2014 में भी इस टाइप के क्लैशेस देखने को मिले थे, इसके बाद सीज फायर होता है। फिर सीज फायर के बाद ये होता है कि इसराइल बेसिकली जो हमास के जो मिलिट्री कमांडर हैं मोहम्मद दैब, इनको बेसिकली असैसिनेट करने की अटेम्प्ट करता है, जिसमें इसराइल नाकाम हो जाता है। फिर इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर और ज़्यादा रॉकेट से अटैक शुरू हो जाता है। सो अब की अगर बात करें तो अभी भी इस टाइप के सीज फायर देखने को मिला, और जैसे 2014 में देखने को मिला था कुछ इस साल भी देखने को मिला। जैसे ही हो सकता है सीज फायर तो वो अनाउंस हो जाता है, फिर भी जो पैलेस्टीनियन लोग हैं ये बेसिकली अल अक्सा मॉस्क में फिर एक बार एक तरीके से विक्ट्री वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पे फिर एक बार इजरायली पुलिस मौजूद हो जाता है और फिर जो पैलेस्टीनियन लोग को खदेड़ने के काम करता है। इसमें बहुत सारे पैलेस्टीनियन लोगों में एक तरीके से उंडेड हो जाते हैं, लगभग अराउंड 20 पैलेस्टीनियन लोग। अब इस जो क्लेसेस होता है बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि ये जो एरिया है ये बेसिकली वेस्ट बैंक के एरिया में फिर एक बार क्लैश देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सीज फायर है ये बेसिकली है क्या। देखिए, ये जो सीज फायर है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि ये सीज फायर वांस डिक्लेयर हो गया मीन्स दोनों के अंदर जो क्लेशेस थे ये ख़त्म हो गया। हाँ, अभी के टाइम में ये थोड़ा हो सकता है रुक गया है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है, सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आने वाले समय में ये ऐसा क्लेश और देखने ना मिले। और यहाँ पे जो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर क्यों पैलेस्टीनियन लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये बेसिकली पैलेस्टीनियन की जीत है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की हार है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो पैलेस्टीनियन लोग हैं जिस तरीके का हालत इसराइल अभी तक बनाया है, तो बेसिकली हमास के जो पैलेस्टीनियन हैं उनके लिए ये हालत हो गया है कि खाली कम से कम जिंदा भी रहें उनके लिए ये बहुत बड़ा एक विक्ट्री है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप घर के अंदर हैं, अचानक बॉम्ब गिरता है, घर पूरा तबाह हो जाता है, आपके सामने आपकी बच्चे लोगों की जान चली जाती है या फिर बच्चे लोगों के सामने पेरेंट्स की जान चली जाती है। तो ऐसे समय में कम से कम जान भी बच जाए वो बहुत बड़ी बात होता है। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से ही जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक तरीके से इसको विक्ट्री मान रहे हैं। लेकिन इसका और एक रीज़न ये भी है, अगर इसराइल के तरफ से देखें तो इसराइल में बेसिकली कोलिजन गवर्नमेंट है, मीन्स जो नेतन्याहू की सरकार है ये बेसिकली कोलिजन गवर्नमेंट में है। अब जब इलेक्शन के टाइम में ये मैंडेट था कि बेसिकली हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा और इसको कंक्यूर ही कर लेगा इसराइल। लेकिन इसराइल एक तरीके से सीज फायर कर रहा है, हो सकता है कि वो दूसरे कंट्रीज़ के दबाव में कर रहा है। फिर भी अगर सीज फायर एग्रीमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से पैलेस्टीनियन लोगों को ये लग रहा है कि ये हमारे लिए एक विक्ट्री है। हालांकि अगर बात करें इसराइल की तो इसराइल बेसिकली अपने मर्जी से तो सीज फायर नहीं किया है, लेकिन जो इंटरनेशनल दबाव की वजह से उसको करना पड़ा है। अब बात ये हो गई है कि जो इजरायली गवर्नमेंट के अंदर भी कोलिजन गवर्नमेंट है, तो कुछ ग्रुप ये मान रहे हैं कि इसराइल आखिरकार क्यों झुक रही है। इसराइल के पास तो सब कुछ मौजूद है और इसराइल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुका है, फिर भी इसराइल क्यों झुक रहा है।
तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मतभेद देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली आने वाले समय में ये क्या होगा ये तो पूरी तरीके से नहीं पता, फिर भी ये जो क्लैश है ये रुकने वाला नहीं है। अगर इस क्लैश को परमानेंटली अगर बंद करना है तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन हो गया या फिर जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए, या फिर जो 1948 के तरफ जो ब्रिटिश बेसिकली जो डिमार्केट करके गई थी मैप कि ये जगह पैलेस्टीनियन का होगा ये इसराइल, या तो उस तरीके से जा सकते हैं या फिर फ्रेश कुछ नया बना के एक तरीके से तीनों ही वेस्ट बैंक, गाज़ा और इसराइल को बात करके एक तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा ये जो बेसिकली लैंड डिस्प्यूट है, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये क्लैश खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी आप बताइए कि क्या ये जो सीज फायर करके इसराइल एक तरीके से क्या सही में हार गया है? क्या है आपका राय? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास कोई भी सुझाव है कि कैसे इस क्लैश को ख़त्म किया जा सकता है तो आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस हमास एंड इसराइल कन्फ्लिक्ट। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप www.policy2.in में लॉग ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।